Hello students, how are you? I hope that all of you will be good. तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 13 जिसका नेम था वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट. ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने वेस्ट के बारे में डिस्कस किया था कि वेस्ट क्या होता है और उसके टाइप्स क्या हैं और उसके सोर्स क्या क्या हैं. उसके बाद हमने एक टॉपिक और लिया था जिसमें हमने बात की थी लॉजेज ऑफ वेस्ट, कि वेस्ट के कारण हमें क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हो रहे हैं और क्या क्या हमें लॉस हो रहा है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपन वेस्ट मैनेजमेंट. तो आप बुक निकाल लीजिए. देखिए ये आपके पेज नंबर 152 पर है. ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट नीचे लिख रखा है वेस्ट मैनेजमेंट. तो यहाँ से अपने को स्टार्ट करना है. बाकी मैं पीछे पूरा समझा चुका हूँ, ज़्यादा कुछ आपको इसमें याद करने वाला है नहीं कुछ. ये बस आपको थोड़ी बहुत चीज़ें ध्यान में रखनी है, नॉर्मली बातें हैं जो करनी है, बाकी थोड़ा सा आपको याद करना है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट. अब देखिए वेस्ट, हमने वेस्ट के बारे में पढ़ लिया कि वेस्ट व्हाट इज द वेस्ट एंड टाइप्स ऑफ वेस्ट और सोर्स ऑफ वेस्ट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट. अब वेस्ट मैनेजमेंट में जैसे देखिए आपने डिस्कस कर लिया था कि वेस्ट क्या होता है और उसके सोर्स क्या क्या हैं और उसके टाइप्स क्या क्या हैं. तो ये बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी. अब जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है, जो वेस्ट क्रिएट हुआ है, उस वेस्ट को हमें कम से कम करना है. ठीक है, जितना उसका पार्ट हम यूज कर सकते हैं वो अपन यूज करेंगे और बाकी जो पार्ट हम यूज नहीं कर सकते उसको भी हमें कम से कम वेस्ट करना है, यानी कम से कम उसको बाहर फेंकना है. तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट. यानी वेस्ट को कम से कम डिस्पोज कैसे किया जाए, कम से कम उसका वेस्ट का जो मैनेजमेंट है उसको डिस्पोजल करना है वो कैसे किया जाए. तो इस बारे में ये टॉपिक है पूरा वेस्ट मैनेजमेंट. ठीक है, पेज नंबर 152 स्टार्ट कर रहा हूँ. वेस्ट इज नॉट ओनली ए प्रॉब्लम इन इंडिया बट इट इज ए ग्लोबल प्रॉब्लम. सीधी सी बात है, केवल इंडिया की कोई परेशानी नहीं है, पूरे वर्ल्ड की परेशानी है, वर्ल्ड की प्रॉब्लम है. ठीक है, which have raised serious concern at national and international level about its adverse effect. अब वेस्ट के कारण क्या हो रहा है, एडवर्स इफेक्ट हो रहा है. कुछ गैसेस प्रोड्यूस हो रही है जो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है. ठीक है, कुछ यहाँ पर कॉन्टामिनेशन डिजीज आ जाती है. तो ये सारी जो एडवर्स इफेक्ट है उस वेस्ट के, वो क्या है, एक सीरियस कंसर्न का सब्जेक्ट है नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर. कंसर्न मीन्स होता है चिंता. क्या होता है, चिंता. देयर आर 5161 टोटल सिटीज इन इंडिया. अब ये जो आपका नंबर है वो नंबर आपको लर्न नहीं करना है, वो आपको ध्यान में नहीं रखना है, केवल थोड़ा सा एक बार रीड करना है कि 5161 टोटल सिटी है इंडिया के अंदर. उसमें से 25 है वो है मेट्रोपॉलिटन सिटी, जहां पर मेट्रो सिटी चलती है, मेट्रो ट्रेन चलती है. ठीक है, उसको हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी. उसके अलावा 393 फर्स्ट क्लास सिटी है और 401 सेकेंड क्लास सिटी है. 393 मतलब फर्स्ट क्लास, मतलब वहां पर मॉल है. ठीक है, वहां पर सिनेमा हॉल है और बहुत सारे सुख सुविधाएं हैं, ट्रांसपोर्ट का मैनेजमेंट अच्छा है, उनको हम बोलते हैं फर्स्ट क्लास सिटी. और उससे थोड़ा सा डाउन लेवल के अंदर, जैसे मान लीजिए वहां पर ज्यादा कुछ मॉल है नहीं. ठीक है, जैसे हमारा बीकानेर है, तो बीकानेर है वो सेकेंड क्लास सिटी सेकेंड क्लास सिटी में इंक्लूड होता है. ठीक है, और जो जयपुर है वो फर्स्ट क्लास सिटी में इंक्लूड होता है. जयपुर मान लीजिए, या आप मान लीजिए जो जोधपुर वगैरह है. ठीक है, जहाँ पर एम्स है, हॉस्पिटल अच्छी है, तो ये सारी फर्स्ट क्लास सिटी में इंक्लूड होते हैं. ठीक है, तो 393 फर्स्ट क्लास एंड 401 सेकंड क्लास सिटीज एंड मेनी स्मॉल टाउन्स विच इज 20,000 to 50,000 पॉपुलेशन. ठीक है, टाउन्स के अंदर पॉपुलेशन कितनी होती है, 50,000 to 20,000 to 50,000. इन इंडिया अबाउट 1 लाख. अब यहाँ से आप थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिएगा. इन इंडिया अबाउट 1 लाख टन, कितना, 1 लाख टन ऑफ वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड डेली फ्रॉम दिस सिटी. यानी कितना पर डे कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 1 लाख टन. और अगर आप पीछे जो हमने रीड किया था, देखिए यहाँ पर पेज नंबर 150 पर आइए. ठीक है, वेस्ट के अंदर नीचे लिख रखा है, देखो, इन अमेरिका द अमाउंट ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इज 4.34 टन पर ईयर. यानी 4,340 4,340 किलोग्राम पर ईयर टन पर ईयर
वो वेस्ट को प्रोड्यूस कर रहा है अमेरिका, और हम कितना कर रहे हैं 1 लाख टन्स पर डे। तो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आ गया यहाँ पर। तो 1 लाख टन्स ऑफ वेस्ट पर आर प्रोड्यूस डेली फ्रॉम दिस सिटीज। द एवरेज, ये भी आपकी लाइन इंपॉर्टेंट है, द एवरेज ऑफ गार्बेज per person is 0.4 kg in small towns and 0.4 to 0.6 kg in big cities। यानी पर पर्सन है वो कितना वेस्ट को प्रोड्यूस करता है, स्मॉल टाउन्स के अंदर पूछे तो 0.1 kg, और बिग सिटीज के अंदर आपसे पूछे तो 0.4 to 0.6 kg पर पर्सन पर डे। क्लियर? तो ये थोड़ा सा लाइन इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, वेस्ट मैनेजमेंट इज डिफिकल्ट इन स्मॉल टाउन्स ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। अब स्मॉल टाउन्स के अंदर ज्यादा कोई ध्यान देता नहीं है, सरकार वगैरह गवर्नमेंट को ज्यादा ध्यान नहीं देती, तो वहां पर लैक ऑफ फंड्स है और लैक ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स है। ठीक है, आपको कोई मैनेजमेंट का कोई भी प्रॉपर कोई साधन नहीं है। इट इज easier to develop the cheaper and necessary management of waste by the people in the form of organic manure and vermicompost by using the kitchen leftover। अब वहां पर जो टाउन्स के अंदर जो पर्सन रह रहे हैं वो क्या करेंगे, तो वो क्या करेंगे, जो उनका किचन का जो वेस्ट निकल रहा है, जो एग्रीकल्चर का जो वेस्ट निकल रहा है, उसको क्या करें, उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, ऑर्गेनिक मैन्योर के अंदर एंड वर्मी कंपोस्ट के अंदर। तो इसमें ज्यादा कुछ उसको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और उसका कोई अलग से कोई सिस्टम भी काम नहीं करेगा। तो ये सबसे सस्ता चीपर मेथड आपको मिल जाता है वहां पर स्मॉल टाउन्स के अंदर। क्लियर? वर्मी कंपोस्ट आप बना सकते हैं जो किचन का वेस्ट निकला है या जो भी एग्रीकल्चर का वेस्ट निकला है, और ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? इट इज मोस्ट नेचुरल एंड बेनिफिशियल देन फर्टिलाइजर सर। ठीक है, अब ये क्या आता है, नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, नेचर के अंदर भी ऐसा ही होता है, तो ये नेचुरल प्रोसेस है और इसका हम अगर यूज करेंगे तो हमें फर्टिलाइजर की यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया इट इज मोस्ट नेचुरल एंड बेनिफिशियल देन फर्टिलाइजर। वेस्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, अब ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए। तो वेस्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग सॉलिड वेस्ट। मेनली जो वेस्ट मैनेजमेंट हम यूज करते हैं, जो वेस्ट को डिस्पोजल करने के लिए हम यूज करते हैं, वो किसके लिए होता है, सॉलिड वेस्ट के लिए होता है। किसके लिए, सॉलिड वेस्ट को हम डिस्पोज करने के लिए मेनली हम यूज करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोसेस। वेस्ट मैनेजमेंट और वेस्ट डिस्पोजल, अब आपसे या तो वेस्ट मैनेजमेंट करके क्वेश्चन आ सकता है या वेस्ट डिस्पोजल करके क्वेश्चन आ सकता है। डिस्पोजल मतलब होता है निपटान करना, उसको उसका सफाया करना। मतलब वेस्ट हमारे पास मान लीजिए 100 kg है, तो 100 kg में से हम कितना वेस्ट है वो उसको कम से कम कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं वेस्ट मैनेजमेंट या फिर वेस्ट डिस्पोजल। तो वेस्ट मैनेजमेंट और वेस्ट डिस्पोजल है वो एक ही वर्ड है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन वेस्ट डिस्पोजल की फॉर्म के अंदर आता है तो भी आपको आंसर यही जाएगा। वेस्ट मैनेजमेंट और यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिएगा, वेस्ट मैनेजमेंट और वेस्ट डिस्पोजल इज ऑल द एक्टिविटीज एंड एक्शन व्हिच इज रिक्वायर्ड टू मैनेज वेस्ट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन टू इट्स फाइनल डिस्पोजल। इंसेप्शन मींस होता है शुरुआत, इंसेप्शन मींस शुरुआत। तो वेस्ट मैनेजमेंट या वेस्ट डिस्पोजल क्या है, पूरा का पूरा प्रोसेस है। वेस्ट मैनेजमेंट एंड वेस्ट डिस्पोजल इज ऑल द एक्टिविटीज एंड एक्शंस, क्या क्या हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसके ऊपर, वेस्ट के ऊपर, और क्या क्या वेस्ट के ऊपर हम एक्शन ले रहे हैं। तो ऑल द एक्टिविटीज एंड ऑल द एक्शन व्हिच इज रिक्वायर्ड टू मैनेज वेस्ट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन टू इट्स फाइनल डिस्पोजल। जब तक कि उसको हम फाइनल डिस्पोजल नहीं कर सकते कि भाई अब जो हमारे पास ये प्रोडक्ट बचा है इस एक्टिविटी के बाद, इस एक्शन के बाद, अब ये वाला प्रोडक्ट हमारे किसी भी काम का नहीं है। जितना हमने यूज करना था यूज कर लिया, जितना इसको रिड्यूस करना था उसको रिड्यूस कर दिया। अब जो बचा हुआ है, जो रिमेन्स पार्ट रह गया है इसका, वो हमारे किसी भी काम का नहीं है, उसको हमें बाहर फेंकना ही पड़ेगा। तो ये हो गया इसका वेस्ट का मैनेजमेंट। दिस इंक्लूड्स कलेक्शन। अब इसके अंदर क्या क्या होगा कि वेस्ट को क्या करें, अलग अलग सोर्स से, अलग अलग जगह से क्या करें, कलेक्ट करें, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करें एक जगह पर जहां पर वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्लांट लगा रखा है, जो सिस्टम है वहां पर ट्रांसपोर्ट, फिर वहां पर क्या करेंगे, ट्रीटमेंट, और लास्ट के अंदर उसको क्या कर देंगे, डिस्पोजल। क्लियर? ऑफ वेस्ट टुगेदर विद मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन। अब ये सारा जो सिस्टम चल रहा है वो मॉनिटरिंग के इंक्लूड्स हो रहा है और रेगुलेट भी किया जा रहा है ह्यूमंस के द्वारा। ठीक है, इट ऑल्सो इनकम्पेंसेस
the legal and regulatory framework that relates to waste management and guidance of recycling etc. अब इनकॉम्पेसेंस मीन्स होता है इसके अंतर्गत कई, क्या मतलब है, इनकॉम्पेसेंस मीन्स होता है इसके अंतर्गत कई, यानी इसमें और सारी कई प्रोसेस शामिल है वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर, जैसे कि रिसाइकलिंग, ठीक है, जो पार्ट हम वापस से यूज कर सकते हैं, जिसको हमें बाहर नहीं फेंकना है, वापस से वो काम में आ सकता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिसाइकलिंग। इसको आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे भी, ठीक है। इनकॉम्पेसेंस द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क that relates to waste management and guidance on recycling etc. अब इसके अंतर्गत हम कुछ ऐसे फ्रेमवर्क यानी कुछ ऐसे सिस्टम या ऐसे प्लांट या ऐसे फिर ढांचा, ठीक है, जनरल लेवल बोले तो क्या ढांचा, फ्रेमवर्क मींस ढांचा, ऐसा ढांचा हम तैयार कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं जहां पर वेस्ट मैनेजमेंट में वो अच्छी तरीके से किया जा सका है, तो ये भी इसके अंदर इनकॉम्पेसेंस होता है। फिर यहाँ से आप इस अंडरलाइन कर लीजिए, इंडियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड Shivraman, Indian government organized Shivraman committee in 1975 for this work. ये important है जानना, Shivraman committee in 1975 for this work. This committee suggested for big dustbin, अब इसने क्या क्या सजेस्ट किया था, ये भी important है कि इन्होंने बताया थे कि big dustbin लगाओ, ठीक है, हर जगह क्या लगाओ आप, डस्टबिन लगाओ, big dustbin, proper sewage system, proper collection and transportation of garbage, waste in cities and burning of dumps of waste garbage, ठीक है, dumps मीन्स होता है ढेर, ठीक है, जो गार्बेज का ढेर लगे है उसको क्या कर दो, बर्न कर दो। देन तो ये वाला पैरा पूरा इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। वी कैन स्टार्ट यूजिंग मेनी टेक्निक्स एट होम लाइक रिडक्शन एंड रीयूज, इसको भी आगे पढ़ेंगे, रिडक्शन, रीयूज और रिसाइकिल, ये तीन टर्म होती है, इसको थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। फिर देखिए मेथड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, अब वेस्ट मैनेजमेंट के जनरल मेथड क्या क्या है, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन आपकी बुक के अंदर कुछ ही दे रखे हैं, तो हम वो दो तीन ही जो मेथड है वो हम पढ़ेंगे। Although there are many methods available to dispose of waste, let us look at some of the most commonly used method that we should know about waste management। सबसे पहला आ रहा है लैंडफिल। अब लैंडफिल क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो सिटी से जो कचरा निकलता है, जो कचरा प्रोड्यूस होता है, जो वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट को हम एक जगह ले जाकर के क्या कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, उसकी ढेरी बना देते हैं, ठीक है, उस वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, लैंडफिल्स। तो देखिए थ्रोविंग डेली वेस्ट और गार्बेज इन द लैंडफिल्स इज द मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। द बिग पिट्स मींस होता है जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, ठीक है, जो खाइयां होती है, वहां पर उस वेस्ट को ले जाकर क्या करता है, फेंक दिया जाता है, वहां पर रख दिया जाता है। The big pits or unusable place at mines are used for landfills. It is a clear and cheaper method for the disposal of waste. सबसे सस्ता है, क्या कुछ नहीं करना, आपको वहां ले जाकर के बस वेस्ट को आपके फेंक देना है। Most of countries are using this method. If landfill is used in a wrong way, it cause adverse effect. अगर हम उसका प्रॉपर तरीके से ध्यान भी नहीं रखेंगे अगर लैंडफिल्स का, तब हमें उसका एडवर्स इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा। क्या क्या एडवर्स इफेक्ट होगा, एडवर्स इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट लाइक ब्लोइंग और फ्लाइंग ऑफ गार्बेज, ठीक है, जो गार्बेज है वो हवा में उड़ना स्टार्ट हो जाएगा एयर के थ्रू या फिर वाइंड के थ्रू। अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट वहां पर मक्खी मच्छर बहुत ज्यादा आएंगे। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, अब वहां पर जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो किचन का वेस्ट है या एग्रीकल्चर का वेस्ट है, वो अपना आप क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो डिकम्पोज होगा तो वहां पर कुछ गैसेस निकलेगी जिनको हमने क्या बोला था, ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कि मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो ये सारी की सारी वहां पर जो एरिया है उसमें क्या हो जाएगी, फाउल स्मेल प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी, बदबू आएगी वहां पर। तो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कॉजिंग फाउल स्मेल इन सराउंडिंग डिस्ट्रॉइंग द वेजिटेशन। अब उसके आसपास अगर वहां पर एग्रीकल्चर किया हुआ है, किसी ने अगर वेजिटेशन प्रोड्यूस कर रखी है, उगा रखी है, तो वो भी उन वेजिटेशन को भी क्या होगा, हार्मफुल इफेक्ट पहुंचेगा। This method is becoming less these days due to the lack of space and strong presence of methane and other landfill gases. अब ये वाला जो मेथड है वो आजकल क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है कचरे को रखने के लिए, क्योंकि कचरा है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमारे पास स्पेस है वो कम पड़ रहा है, which can cause numerous contamination problems, वो आपको बता चुका हूँ, ठीक है। Landfills give rise to air and water pollution। अब इससे क्या होगा, उसके अगर कांटेक्ट में कोई वाटर का सोर्स आ रहा है तो वाटर का पोल्यूशन होगा और एयर का पोल्यूशन तो हो ही रहा है।
दे इफेक्ट द एनवायरनमेंट एंड मे बी फीटल टू ह्यूमन एंड एनिमल लिव्स। अब ये ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए क्या हो सकता है, घातक हो सकता है। फीटल का मतलब होता है घातक, ठीक है। अगर ह्यूमंस और एनिमल्स अगर उसके आसपास रह रहे हैं तो वहां पर वो ज्यादा उस गैस के कांटेक्ट में आ रहे हैं, ज्यादा उसके इंसेक्ट के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या हो सकता है, ये फीटल हो सकता है, घातक हो सकता है। Many areas are reconsidering the use of landfills। अब वापिस से हम पुनर्विचार कर रहे हैं। रिकंसिडरिंग मतलब होता है पुनर्विचार करना, ठीक है। दोबारा हम सोच रहे हैं कि इस एरिया को हम लैंडफिल है वो डिसाइड करें कि नहीं करें। Waste is used in a planned manner in modern landfills and landfills gas system is established to produce electricity by connecting these gases। लेकिन आजकल या यूं बोले कि जो डेवलप्ड सिटी हो चुकी है जैसे अमेरिका वगैरह, तो वहां पर क्या करते हैं, पूरा प्लान्ड मैनर है वहां पर, ठीक है, पूरा प्लान्ड मेथड है जिससे हम उस वेस्ट को क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं। उसके अंदर जो गैसेस निकलती है उस गैस को वहां पर यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी वो गैस से कैसे प्रोड्यूस होती है इसको हम एक नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिसाइड करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वहां पर इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो गैस प्रोड्यूस होती है उसका हम यूज कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में। तो वेस्ट का वेस्ट बाहर निकल गया, उसका भी मैनेजमेंट हो गया और हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी भी निकल कर आ गई। तो ये होता है लैंडफिल्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंसिनरेशन या कंबंशन। इंसिनरेशन या कंबंशन मींस होता है किसी को जला देना। कंबंशन मींस होता है जला देना, भस्म कर देना, ठीक है। तो हमने क्या किया, वेस्ट है उस वेस्ट को जला दिया। तो जलाने से क्या होगा, उसका जो वॉल्यूम है, मान लीजिए पहले वो इस कमरे को घेरा हुआ था, तो अब इसके हाफ कमरे को या हाफ रूम को वो कवर करेगा, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम, जलाने से। तो इंसिनरेशन या कंबशन मींस देखिए, इंसिनरेशन is a type of disposal method in which municipal solid waste are burned at high temperature so as to convert them into residue and gaseous products, ठीक है। तो क्या होगा, या तो उसके गैस बन जाएगी या वो रेसिड्यू हो जाएगा, यानी एक छोटा सा पार्ट उसका रह जाएगा जल करके, उसको बोलते हैं रेसिड्यू, अपशिष्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं अपशिष्ट। तो कन्वर्ट देम इनटू रेसिड्यू एंड गैसेस प्रोडक्ट्स। The biggest advantage of this method is that it can reduce the volume of solid waste। किसका वॉल्यूम कम करेगा, सॉलिड वेस्ट का वॉल्यूम है वो कम करेगा। It can reduce the volume of solid waste to 20% to 30% of the original volume, decrease the space that can take up and reduce the stress on landfills। अब वॉल्यूम कम होगा तो लैंडफिल्स के अंदर जो जगह है वो भी कम घेरेगा, कम कवर करेगा जगह को, तो वहां पर जो लैंडफिल्स पर स्ट्रेस हो रहा है वो भी क्या होगा, कम होगा। रेड्यूस मतलब होता है कमी, ठीक है, कम करना। दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज थर्मल ट्रीटमेंट वेयर सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स आर कन्वर्टेड बाय इंसिनरेटर्स। अभी आपका जो डायग्राम दे रखा है वो इंसिनरेटर्स का डायग्राम है, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, सॉलिड वेस्ट को डाल देते हैं और नीचे से उसको हीट देते हैं। तो हीट देंगे तो वो सॉलिड वेस्ट क्या होगा, बर्न होगा, और बर्न होकर के उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा और कुछ गैसेस हैं वो प्रोड्यूस हो जाएगी। उस गैसेस को वापस से हम यूज कर लेंगे किसमें, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में। तो सॉलिड वेस्ट इनटू हीट, गैस, स्टीम एंड ऐश के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। हीट भी हो जाएगी, उससे हीट भी निकलेगी, गैस भी निकलेगी, स्टीम भी होगा और ऐश भी बनेगी। इट इज मोस्टली यूज्ड इन जापान वेयर मोर लैंड स्पेस इज नॉट अवेलेबल। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए। इट इज मोस्टली यूज्ड इन जापान। जापान का एरिया कम है तो वहां पर इतना कुछ जगह नहीं है, स्पेस नहीं है कि वो अलग अलग जगह पर लैंडफिल्स बना सके, तो वहां पर जनरली मेथड कौन सा यूज करते हैं, कंबंशन वाला। तो यूज्ड इन जापान वेयर मोर लैंड स्पेस इज नॉट अवेलेबल। क्लियर। थर्ड आता है रिसाइकलिंग मेथड। अब देखिए रिसाइकलिंग मेथड, यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है आपका, देखिए 3 टर्म होती है, एक होता है रीयूज, रेड्यूस एंड रीसाइकल। तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है देखिए। सबसे पहले बात करें रेड्यूस। रेड्यूस मींस कम करना। आप वेस्ट को क्या करो, रेड्यूस करो। रेड्यूस मींस उस वेस्ट को कम से कम ही बाहर निकालो या वेस्ट को कम से कम ही प्रोड्यूस करो। जैसे मान लीजिए बोलते ना कि पानी को वेस्ट मत करो, तो पानी को हमने क्या किया, यूज करना बंद थोड़ी किया है, पानी को यूज तो कर रहे हैं, लेकिन जो उसका वेस्ट पार्ट है उसको हमने क्या कर दिया, रेड्यूस कर दिया, ठीक है। उसके बहुत सारे मेथड है पानी को रेड्यूस करने के। जैसे मान लीजिए आप हाथ धो रहे हैं, ठीक है, हैंड वॉश कर रहे हैं, तो जो नल है या टूटी है वो उसको बंद कर दें,
उसके बाद उसको हाथ धोएं, ठीक है। तो वहां पर जो पानी जो फालतू में वेस्ट हो रहा था वो हमारा बच गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेड्यूस करना। कि जो जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो मान लीजिए एक रूम है, रूम के अंदर फालतू में के अंदर ही लाइट और पंखे चल रहे हैं, तो हमने क्या किया, उस लाइट और पंखे को बंद कर दिया, तो वहां पर हमारा यूज नहीं आ रहा, तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को रेड्यूस कर लिया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रेड्यूस करना। सेकंड टर्म आता है रीयूज। रीयूज मींस कि जो वेस्ट है उसमें से जो पार्ट आप निकाल सकते हैं उसको वापस से आप रीयूज कर लीजिए। मान लीजिए मेरे पास बहुत सारा वेस्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, रखा हुआ है मेरे कमरे के अंदर, और उसमें से मान लीजिए कुछ है पेपर है, कुछ प्लास्टिक है, ठीक है। अब पेपर का मैं यूज कर लेता हूँ, ठीक है, और पेपर का यूज करने के कुछ मान लीजिए आर्टिफिशियल कुछ बना लेता हूँ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे थिंग्स होती हैं जो बनती हैं पेपर से, ठीक है। तो उस पेपर को हमने यूज कर लिया, तो इसको हमने पहले यूज किया था किसके लिए, न्यूज के लिए, न्यूज हमने रीड कर ली, फिर पेपर को किसी काम का नहीं है तो वापिस से इसको किसी और चीज के अंदर यूज कर लिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका कोई किताबों पर कवर चढ़ा लिया तो वो भी उसका क्या हो गया, रीयूज, है ना। तो इसको हम बोलते हैं रीयूज करना। थर्ड आता है रीसाइकिल। रीसाइकिल मींस कि आपने वेस्ट को बाहर फेंक दिया या वेस्ट निकाल दिया, अब आप इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, आप इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, आप इसको इनडायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक गोल्ड की चेन है, ठीक है, या कुछ भी गोल्ड का पार्ट है, जैसे मान लीजिए रिंग है गोल्ड की, तो आप क्या करोगे, मान लीजिए आपने इसको 10 साल इस रिंग को पहन ली, अब 10 साल के बाद आपको लगा कि यार इस रिंग को हमें चेंज करवाना है या इस रिंग को नहीं बनवानी है, तो क्या करोगे, इस रिंग को बाहर फेंकोगे, नहीं फेंक सकते, क्यों, क्योंकि गोल्ड है तो महंगा है, तो बाहर नहीं फेंकेंगे, क्या करेंगे, उस दुकान वाले को दे देंगे, शॉप वाले को दे देंगे कि भाई ये रिंग है, ये इस रिंग के अंदर जितना सोना है तू यूज कर ले, और इसके ऊपर जो सोना लगे वो मेरे से ले लेना, ऐसा ही बोलोगे, जो एक्स्ट्रा जो सोना लग रहा है, जो एक्स्ट्रा जो गोल्ड लग रहा है उसके रुपए ले लेना, और बाकी जो इस रिंग के अंदर जो सोना है उसको तू वापस यूज कर लीजिए। तो मान लीजिए हमें 10 ग्राम की एक रिंग बनानी है, तो 10 ग्राम में से आपका 7 ग्राम तो इस रिंग में से निकल गया, एक्स्ट्रा आपको कितना लगा, 3 ग्राम, तो आपको पैसे 3 ग्राम के ही देने पड़ेंगे, नहीं तो क्या होगा, आपको 10 ग्राम के पैसे देने पड़ेंगे। तो इसको हमने क्या किया, वापस इस जो गोल्ड है उस गोल्ड को हमने वापस से क्या किया, रीसाइकिल कर लिया एक दूसरा प्रोडक्ट बनाने में, जिससे हमारा क्या लगा, एनर्जी कम लगी, हमारा पैसा कम लगा, हमारा जो टाइम है वो कम लगा, वापस से हमने इसको क्या किया, रीसाइकिल किया, और वापस से एक नया प्रोडक्ट बना दिया। तो इसको हम बोलते हैं रीसाइकिल करना। समझ में आ गया तीनों टर्म, रीयूज, रेड्यूस और रीसाइकिल। तो अब देखिए रीसाइक्लिंग मेथड क्या है। रिसोर्सेज रिकवरी, ठीक है, जो रिसोर्सेज है, अब ये जो गोल्ड है वो कहाँ से निकल रहा है, अर्थ में से निकल रहा है, जो भी हमें चीजें मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, अर्थ से मिल रही है। तो रिसोर्सेज रिकवरी इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग यूजफुल डिस्कार्डेड आइटम्स फॉर ए स्पेसिफाइड नेक्स्ट यूज इज कॉल्ड रिसाइक्लिंग मेथड। इस लाइन को, पूरी लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर देखिए, दिस डिस्कार्डेड आइटम्स आर देन प्रोसीड टू एक्सट्रैक्ट और रिकवर मटेरियल्स और कन्वर्ट देम टू यूजेबल फॉर्म, ठीक है, देन they can be again used to convert them into heat, electricity and fuel। अब वापिस से इस रिंग को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर फिर ये खराब होगी तो फिर हम इसको, ये तो एग्जांपल गोल्ड का लिया है, इसके अलावा आप बोटल्स का, ठीक है, जो केन्स आते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे लोहा है तो लोहे को क्या करते हैं, बेचते हैं, तो आयरन को बेचते हैं, तो जो लेने वाले होते हैं, जो खरीदार होते हैं, वो क्या करते हैं, आयरन को वापस फैक्ट्रियों के अंदर दे देते हैं, और उस आयरन का वापस हम क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मेथड हैं इसको रिसाइकिल करने के। तो रिसाइकिल इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स इनटू न्यू प्रोडक्ट्स टू प्रिवेंट एनर्जी एंड कंजप्शन ऑफ फ्रेश रॉ मटेरियल्स। अब एनर्जी का क्या हो रहा है, हमारा कंजप्शन हो रहा है, ठीक है, एनर्जी रिड्यूस हो रही है, और जो रॉ मटेरियल जो, नहीं तो क्या होगा, हमें 10 ग्राम सोना लेना पड़ेगा, और 10 ग्राम सोना कहाँ से आएगा, अर्थ से आएगा, लेकिन हमारे पास 7 ग्राम हमारे पास सोना रिमेन्स पड़ा हुआ है, तो 7 ग्राम को हमने यूज कर लिया, और अर्थ से हमने कितना लिया, 3 ग्राम, ठीक है। तो जो कंजप्शन ऑफ फ्रेश रॉ मटेरियल है वो भी क्या हो रहा है, रेड्यूस हो रहा है, वो भी कम हो रहा है, ठीक है। रिसाइकलिंग इज द थर्ड कंपोनेंट्स ऑफ रेड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। ये मैंने बता दिया अभी आपको, रेड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। द आइडिया बिहाइंड रिसाइकलिंग इज टू रेड्यूस। अब आइडिया क्या है, क्या पर्पस है रिसाइकलिंग करने का, तो इससे क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, रेड्यूस होगी, रेड्यूस एनर्जी, रेड्यूस यूजेज, रेड्यूस वॉल्यूम ऑफ लैंडफिल्स, reduce air and water pollution, reduce greenhouse effect
एंड प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर। लंबे टाइम तक हमें क्या मिलता रहेगा, गोल्ड मिलता रहेगा अगर हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे तो। क्लियर। द कॉमन मटेरियल फॉर रिसाइकलिंग, हम देखिए कॉमन मटेरियल कौन कौन से, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था गोल्ड का ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। अब देखिए कॉमन मटेरियल कौन कौन से है जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम टिन्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, जो कोल्ड ड्रिंक्स के जो टिन्स आते हैं, ठीक है, वो हम वापस से यूज कर सकते हैं। स्टील, एरोसोल कंटेनर्स, एरोसोल मतलब जो परफ्यूम की जो बोतल आती है उसको हम यूज कर सकते हैं। बॉटल्स ऑफ प्लास्टिक एंड ग्लास, इसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। कार्डबोर्ड बॉक्सेस, इनको भी देखना, जो कार्डबोर्ड हमारे घरों से निकलते हैं उनको क्या करते हैं, फेंक थोड़ी बार, उनको हम बेच देते हैं, ठीक है, तो बेचते हैं तो वापस वो क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। तो कार्डबोर्ड बॉक्सेस, पेपर, मैगजीन्स, प्लास्टिक मटेरियल एटसेट्रा, इनको हम वापस से क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल करके वापस से वही प्रोडक्ट या दूसरा कोई आइटम बना सकते हैं। द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक प्लांट प्रोडक्ट्स रिमेनिंग फूड स्टफ, स्टफ मतलब होता है सामग्री, जो फूड का जो भी पार्ट बचा हुआ है उसको हम बोलते हैं फूड स्टफ। द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक प्लांट प्रोडक्ट्स रिमेनिंग फूड स्टफ, पेपर, वूल एटसेट्रा। वूल का मीन्स होता है ऊन, ठीक है, जो ऊन हमारे कपड़ों में बनाती है उसको हम बोलते हैं वूल। तो वूल एक्सट्रैक्टा आर यूज्ड टू प्रिपेयर कंपोस्ट मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट एंड ऑर्गेनिक मैन्योर एटसेट्रा, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, वापस से यूज कर लिया। मान लीजिए हमारे पास वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स के कुछ है जो पील है, पील मतलब छिलके हैं, तो छिलके हमने क्या किए, उसको बाहर फेंका, बाहर नहीं फेंक करके उसको क्या किया, उसको वापस से जमीन के अंदर डाल दिया और ऊपर से उसको मिट्टी डाल दी, ठीक है। अब कुछ समय के बाद क्या होगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा अपने आप ही, जो छिलके हैं, क्यों, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, तो वो छिलके अपने आप ही क्या हो जाएंगे, कंपोस्ट हो जाएंगे, और कंपोस्ट होकर के वापस जो न्यूट्रिशन है उसके अंदर, वो वापस न्यूट्रिशन किसको मिलेगा, उस आसपास के जो प्लांट है उनको मिलेगा, और वापस से वहां पर क्या आएगी, वेजिटेबल आना स्टार्ट हो जाएगी। तो वापस हमने क्या किया, प्रोसेस को क्या किया, रिसाइकिल कर दिया। वर्मी कंपोस्ट एंड ऑर्गेनिक मैन्योर एटसेट्रा गैसेस रिलेटेड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके अंदर जो गैसेस निकल रही है, जैसे कि मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ग्रीन हाउस गैसेस है, उनको एक जगह कलेक्ट कर लेंगे, उस कलेक्ट करके उस गैस से आगे हम क्या कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये हो गया सेकंड मेथड, हो गया आपका कंबशन, और थर्ड हो गया रिसाइक्लिंग। फोर्थ देखिए केमिकल रिएक्शन, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं या कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जिनको हम केमिकल रिएक्शन करा करके उसको हम डिस्पोज कर सकते हैं, उसको हम रेड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये आप केमिकल रिएक्शन आपके कोर्स में नहीं है कि कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है, किस किस से हम केमिकल वेस्ट को कन्वर्ट करते हैं दूसरे वेस्ट के अंदर या दूसरे यूजफुल प्रोडक्ट में, तो वो आपके कोर्स में नहीं है। आपका केवल इतना ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जिनको हम केमिकल्स के द्वारा, केमिकल्स के थ्रू है वो कन्वर्ट कर सकते हैं यूजफुल प्रोडक्ट्स में। तो many waste can be destroyed by chemical reaction and they can be converted into reusable forms. क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग मैंने कितनी बार बता दिया, डीकंपोज वगैरह, ठीक है, जो ऑर्गेनिक मैन्योर है, वर्मी कंपोस्ट है, वो वाला है। तो कंपोस्टिंग इट एन इजी एंड नेचुरल बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस दैट टेक्स ऑर्गेनिक वेस्ट दैट इज रिमेन ऑफ प्लांट्स, गार्डन एंड किचन वेस्ट एंड टर्न्स इनटू न्यूट्रिएंट्स रिच फूड फॉर प्लांट्स। ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा। कंपोस्टिंग इज नॉर्मली यूज्ड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, जो केमिकल्स का यूज नहीं करते हैं, फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते हैं, तो वो इस मेथड को यूज करते हैं, कंपोस्टिंग को। अदर देन दिस देयर आर आल्सो सम मोर मेथड्स ऑफ फॉर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स व्हिच आर एज फॉलो। अब इसके अलावा कौन कौन से मेथड है देखिए। द वेस्ट कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू डीप ओशियंस बट वी शुड टेक केयर दैट ओशियन शुड नॉट बी पॉल्यूटेड। अब क्या करो, या तो आप वेस्ट को ओशियन के अंदर डीप कर दो, ठीक है, उसका जो सरफेस है ओशियन का वहां ले जाकर के छोड़ दो। बस एक बात ध्यान रखना है कि उस जो हमने वेस्ट उस वहां पर डाला है, उस वेस्ट से आसपास के जो एनिमल्स हैं, जो फिश हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, एक तरीका ये भी है। सेकंड देखिए फैट्स, जो फैट हम यूज करते हैं, तो फैट्स कैन बी ऑब्टेन्ड और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बोन्स। बोन से आप फैट निकाल सकते हो, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसके अंदर से आप फैट निकाल सकते हो, उसके विंग से फैट निकाल सकते हो, ठीक है, उसके ब्लड से, एंड रिमेन ऑफ एनिमल्स बाय हीटिंग देम। इन जो फैट का सोर्स क्या क्या देखिए, बोन्स, नेचुरल फैट, विंग्स, ब्लड एंड रिमेन्स पार्ट ऑफ एनिमल बॉडी।
उसको आप हीट करो तो वहां से क्या निकलेगा, फैट निकलेगा, ठीक है। उस फैट का आप यूज कर लो सोप बनाने में। किसमें यूज करते हैं, सोप बनाने के अंदर यूज करते हैं। जो डेवलप्ड सिटी होती है, हमारे यहाँ इंडिया के अंदर थोड़ा सा ये प्रोसेस कम है, लेकिन जो अमेरिका वगैरह, यूरोप वगैरह, वहां पर ये प्रोसेस अच्छा खासा है, ठीक है। सोप, द प्रोटीन कंटेनिंग heating them and it can be utilized for preparation of soap. The protein containing part can be used for animal feed. अब जो प्रोटीन कंटेनिंग वाला पार्ट है, जो बच गया है पार्ट, उसको हम क्या करें, जो एनिमल जो कॉर्निवोरस होता है, कॉर्निवोरस मींस जो मांसाहारी होते हैं, उसके आगे फेंक दो तो वो उसको क्या कर लेंगे, फीड के फॉर्म में, फूड के फॉर्म में उसको खा लेंगे। थर्ड देखिए, द गार्बेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू ब्रिक्स बाय हाई प्रेशर। अब जो गार्बेज है उसको हम ब्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, कोई पॉल्यूशन भी नहीं होगा और जो वेस्ट है उसका वो क्या आ जाएगा, यूज हो जाएगा। फिर देखिए 5 नंबर पॉइंट, सीवेज। 4 नंबर, सीवेज वाटर कैन बी रीयूज्ड आफ्टर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब जो सीवेज, जो नालियों का जो पानी होता है, उसको एक प्लांट होता है एक जगह पर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वहां पर भेजते हैं और उस जो पानी है, जो वाटर है, जो पॉल्यूट हो रखा है, उसको वापस से साफ करके वापस से यूज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो सीवेज वाटर कैन बी रीयूज्ड आफ्टर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। 5 नंबर, देयर इज नीड टू रिसर्च ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट लेवल रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंट लेवल पर हमें क्या करना चाहिए, बहुत सारी रिसर्च करनी चाहिए कि वेस्ट को कैसे हम डिस्पोज कर सकें। The developed countries should provide technology to the developing countries for the safe disposal of waste material. अब डेवलपिंग जो कंट्री है, जैसे अमेरिका वगैरह है, यूरोप है, जापान है, तो वहां से वो टेक्नोलॉजी लेकर के आए कि वो कैसे वेस्ट को डिस्पोज कर रहे हैं, कैसे उसका वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, और उस टेक्नोलॉजी को अपन इंडिया के अंदर यूज करें। तो ये भी एक मेथड हो सकता है आपका। फिर देखिए 6 नंबर, फॉर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट मटेरियल डिस्पोजल एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट लॉन्ग टर्म मास्टर प्लान शुड बी प्रिपेयर्ड। अब लगातार वेस्ट तो देखो प्रोड्यूस होना ही है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि वेस्ट है वो प्रोड्यूस ही ना हो, तो वेस्ट तो लगातार प्रोड्यूस होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए कि अगर इस टाइप का वेस्ट निकलेगा तो इसको ऐसे मैन्योर करना है, इसको ऐसे मैनेजमेंट करना है, अगर इस टाइप का वेस्ट निकलेगा तो इसको ऐसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर वेस्ट है वो प्रोडक्शन कम होगा, यहाँ पर इस जगह वेस्ट प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो ये सारा हमें एक प्लान बनाना चाहिए जो लॉन्ग टर्म तक चलता रहे, ठीक है, लॉन्ग टर्म तक वो प्लान चलता रहे। तो लॉन्ग टर्म मास्टर प्लान शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी सिटी सो दैट इट कैन बी सॉल्व्ड। 6 हो गया। 7 नंबर, मोस्ट इंपोर्टेंट इज इम्प्रूवमेंट इन द बिहेवियर ऑफ नॉर्मल सिटीजन। ठीक है, मेन काम क्या है कि जो नॉर्मल सिटीजन है वो अपना बिहेवियर सही करें, यानी वेस्ट, जो वेस्ट बाकी में वेस्ट है उसको ही बाहर फेंके, और जो यूज आ सकता है, जो रिसाइकिल हो सकता है या जो रेड्यूस हो सकता है उसको कम करें। इफ रीच ऑफ us stops throwing garbage in front of our houses or others houses, the problem will be solved automatically by dumping it on proper place। अब उसको सीधा घर के बाहर या किसी के घर के सामने ना फेंके, उसको एक पर्टिकुलर प्लेस में ले जा करके डालें। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई डस्टबिन रखा है तो वहां डालें, या जैसे हमारे यहाँ पर गाड़ियां आती हैं बीकानेर के अंदर, तो गाड़ियों के अंदर डालें, ठीक है, सड़क पर बाहर ना फेंकें। म्युनिसिपैलिटीज शुड आल्सो बियर देयर रिस्पांसिबिलिटी। म्युनिसिपल वाले अपनी रिस्पांसिबिलिटी लें, यानी टाइम टू टाइम वहां पर वर्क हो, डस्टबिन को ले जाया जाए, वापस डस्टबिन को रखा जाए। तो ये सारी रिस्पांसिबिलिटी है वो म्युनिसिपैलिटी की होती है। वी शुड डू जॉइंट एफर्ट टू सेव द एनवायरनमेंट फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ द वेस्ट। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जो एडवर्स इफेक्ट हो रहा है वेस्ट के कारण उसको हम रेड्यूस कर सकते हैं, यानी एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसको नष्ट होने से, उसको खराब होने से हम बचा सकते हैं। तो ये हो गया आपका लेसन एंड। यहाँ पर और कोई यहाँ पर आपको डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। कोई वर्ड आपको समझ में ना आया हो तो वो भी आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। यहाँ पर इस साल एक क्वेश्चन आया था 2019 के अंदर, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके पास पेपर हो तो आप वो क्वेश्चन दे सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या आया था इस चैप्टर से। क्वेश्चन आया था व्हाट इज एग्रीकल्चर वेस्ट, एक्सप्लेन एनी टू मेथड्स ऑफ इट्स डिस्पोजल। ये क्वेश्चन आया था इस साल, ठीक है। व्हाट इज एग्रीकल्चर वेस्ट, एक्सप्लेन एनी टू मेथड्स ऑफ इट्स डिस्पोजल। 1 नंबर का तो ये था व्हाट इज द एग्रीकल्चर वेस्ट, साथ में क्वेश्चन आया था 1+2। 1 नंबर का तो व्हाट इज द एग्रीकल्चर वेस्ट, एंड 2 नंबर का इसके एक्सप्लेन एनी टू मेथड्स ऑफ
इट्स डिस्पोजल। तो टोटल 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। तो एग्रीकल्चर वेस्ट के बारे में आपसे पूछा तो बता सकते हैं आप आराम से, ठीक है, कि एग्रीकल्चर वेस्ट है वो क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर 151 पर ये एग्रीकल्चर वेस्ट दिखा रखा है। हे हो गया, ठीक है, स्टॉक हो गए, आपके ग्रासेस हो गई, स्टील पील ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हो गए। तो ये सारे क्या हो गए, इसके एग्रीकल्चर वेस्ट हो गए। तो ये लिखना था आपको। और इसके अलावा इसके मेथड क्या क्या है डिस्पोजल के। तो डिस्पोजल के मेथड के अंदर आप ये लिख सकते हैं, एक तो कंपोस्टिंग वाला, कि उसको क्या करें, वर्मी कंपोस्ट या ऑर्गेनिक मैन्योर के अंदर कन्वर्ट कर दें, तो कंपोस्टिंग हो गया। और इसके अलावा एक आप इसको रिसाइकलिंग मेथड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, रिसाइकलिंग मेथड भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लैंडफिल्स वाला भी यूज कर सकते हैं, कि उसको सीधे ही छोड़ दो, वो अपने आप ही क्या होगा, डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होकर के वहां पर कुछ गैसेस निकलेगी और गैसेस को हम यूज कर लेंगे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ठीक है। तो ये 3-4 मेथड है वो आप लिख सकते हैं, उसमें से आपको कोई 2 लिखने थे। तो ये क्वेश्चन आया था इस साल। इस क्वेश्चन से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो नॉर्मल जो क्वेश्चन है ये आप एक बार बुक से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। सारे आपको यहाँ पर बुक में मिल जाएंगे। मैं अलग अलग यहाँ पर मार्क नहीं करा रहा, क्योंकि सारा ही पूरा बुक अभी मार्क करने लगूंगा तो पूरा बुक का चैप्टर याद आएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा आप पूरी बुक को एक बार रीड कर लीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक आपको चैप्टर है वो पूरा समझ में ना आता, ठीक है। तो ये हो गया हमारे आज का चैप्टर, आज का वीडियो। तो चैप्टर हो गया एंड। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट आप टाइप करें, उसका मैं आंसर दे दूंगा। और कोई बात आपको पूछनी है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट और न्यू चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।